अब हमारा डिस्कशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे, क्योंकि जो इंटरफेरेंस फिनोमेना है, आगे हम डिफ्लेक्शन फिनोमेना देखेंगे, ये दोनों फिनोमेना हम एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से। नेचुरली जब हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव करना है तो वेव की इक्वेशन तो आना ही चाहिए, वही हम समझते हैं सबसे पहले। स्पेशली प्लेन वेव की हम बात कर रहे हैं। यहां ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब आप देखिए, इसमें एम्पलीट्यूड हमारा जो है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब लाइट पैरेलल है, उसका एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है। यहीं से मालूम हो जाता है कि प्लेन वेव है। और ये देखिए कि एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? प्लस एक्स डायरेक्शन। तो यहां हम देख सकते हैं ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एन फ्रीक्वेंसी है, के को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अब इसको हम डिटेल में जाते हैं कि वेव बेसिकली हमें कहती क्या है, कैसे हम इसको समझते हैं। एक यहां मैंने बना रखा है। देखिए, इसको हम इस तरह समझें कि जैसे यहां पर वेव को इधर एक्स डायरेक्शन में जाना है, यहां ऑसिलेशन हो रहे हैं, वही ऑसिलेशन आगे बढ़ेंगे। ऑसिलेशन की अगर हम इक्वेशन लिखें, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये हमारी ऑसिलेशन की इक्वेशन है। इन्हीं ऑसिलेशन को आगे जाना होता है, टाइम के साथ ये बदलता है। यहां से ये ऊपर जाएगा, यहां पर अपनी मीन पोजीशन से दूर हटेगा, मैक्सिमम दूरी तक जितना ही जाता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर ये लौट के आता है, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर लौट के आएगा। ये एक ऑसिलेशन हो गया। एक सेकेंड में जितना बार ऐसा करेगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। मीन पोजीशन से जितना ही मैक्सिमम दूर जाएगा वो उसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब ये जो इवेंट हुई है उसको आगे बढ़ना है। जब ये यहां से मान लो t इक्वल टू 0 पर ये यहां है, एक ऑसिलेशन के टाइम को हम लिखते हैं कैपिटल टी से। t/4 टाइम 1/4 ऑसिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये यहां से 1/4 ऑसिलेशन अपने एक्सट्रीम पर पहुंचेगा। इतनी समय में मैसेज आगे बढ़ेगा। t/4 टाइम में मैसेज यहां तक आएगा। और अगर हम इसको देखें तो t इक्वल टू 0 और ये t/2 पर जब ये वाला यहां पहुंचा तब तक हमारा मैसेज या सिग्नल या जो भी एनर्जी है वो यहां पहुंच गई। अब ये ऑसिलेशन स्टार्ट करने जा रहा है और इसने अपना 1/4 ऑसिलेशन कर लिया और इसके बीच वालों का थोड़ा कम रहा होगा ऐसा। फिर t/2 टाइम पर आधा ऑसिलेशन जब हो गया तब ये अपने एक्सट्रीम से वापस यहां आ जाता है। इतनी देर में ये वाला पार्टिकल कहां चला जाएगा? अपने मैक्सिमा पे चला जाएगा। देखिए, ये लौट के मिनिमा पे आ चुका है और ये वाला मैक्सिमा पे पहुंच गया और एनर्जी यहां तक आगे बढ़ गई है, यहां तक। और अब ये अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करने वाला है। फिर और टाइम होगा। ये अब अपने 3t/4 पर अपने अपोजिट साइड में एक्सट्रीम पे चला गया। इतना देर में एनर्जी यहां की एनर्जी यहां आ गई है। अब ये स्टार्ट करने वाला है ऑसिलेशन। यहां पर ये वाला मैक्सिमा यहां आ गया, ये वाली सिचुएशन यहां आ गई। और जब पूरा एक ऑसिलेशन हुआ, जब ये वापस यहां आ जाएगा तब तक एनर्जी चल करके यहां पहुंच गई है। ये वाला हिस्सा आगे आ गया है और इधर ये यहां जो ये था, ये सिचुएशन यहां आ गई है और एक वेव तरह से हम कहेंगे फॉर्म हो गई। ये आगे भी बढ़ गई है। कितने टाइम में? टी टाइम में। ये जो जितनी आगे बढ़ी है यही इसका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ एक तरह से यूं समझ सकते हैं अपन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस वेव इन ए टाइम इक्वल टू 1 ऑसिलेशन। ये हमारी वेवलेंथ हो गई। टी टाइम में लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल हुई, एक ऑसिलेशन पूरा हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो फेज है
वो 2 पाई चेंज हुआ। क्या इसने यहां पर ऑसिलेशन लास्ट में आए? हां, मैसेज लास्ट में पहुंचा। क्या अब ये जो ऑसिलेशन करेगा अब स्टार्ट करने वाला है? इसका मतलब ये अपने ऑसिलेशन बाद में शुरू करता है, यानी इसका फेज लेग करेगा। कितने से लेग करेगा? फेज 2 पाई से लेग करेगा। कौन से वाले का फेज 2 पाई से लेग करेगा? जो लैम्डा दूरी पर है, जिसको एनर्जी टी टाइम बाद मिल रही है। तो जो एनर्जी टी टाइम बाद रिसीव करेगा वो फेज में 2 पाई से लेग करेगा। जो पॉइंट लैम्डा दूरी पर होगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर मान लीजिए यहां पर ये दूरी है, ये दूरी यहां से यहां की लैम्डा दूरी है, ये लैम्डा दूरी। तो यहां का जो फेज है, यहां के फेज से 2 पाई का अंतर करेगा। यहां एनर्जी पहुंचने में टी टाइम लगेगा। अगर मैं यहां से और यहां लैम्डा दूरी और चला जाऊं, ये वाला पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट 2 लैम्डा दूरी पर है। इसका मतलब यहां एनर्जी पहुंचने में टाइम लगेगा 2t। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में फेज में 2 पाई की जगह 4 पाई पीछे रहेगा। 2 लैम्डा डिस्टेंस है, टाइम इसको यहां लगा है 2t। यानी जितने बाद का पॉइंट होगा उतना ही वो फेज में लेग करेगा। अब अगर हम सोचें लैम्डा दूरी पर जो होता है वो फेज में कितना लेग करता है? 2 पाई। तो जो 1 मीटर दूरी पर होगा वो फेज में कितना लेग करेगा? तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर पे ये फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाई लैम्डा। इसी को हम के लिखते हैं। के हमें बता देता है कि 1 मीटर दूर वाला पॉइंट फेज में कितना लेग करता है। लेग इसलिए शब्द काम में ले रहा हूं क्योंकि वो एनर्जी बाद में रिसीव करता है, वो अपने ऑसिलेशन बाद में शुरू करता है। अब मान लीजिए मेरी इच्छा है यहां एक पॉइंट लूं जो यहां से x डिस्टेंस पर हो, और मैं सोचूं कि यहां की इक्वेशन तो मुझे पता है। क्या यहां की ऑसिलेशन की इक्वेशन लिख सकता हूं? ऐसे पॉइंट की इक्वेशन लिख सकता हूं जो x डिस्टेंस पर है? तो आप कहेंगे ऑसिलेशन तो जैसे यहां हो रहे हैं वैसे ही यहां होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद होंगे, थोड़ा उसको लेट शुरू होंगे, या टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहें तो फेज में लेग करेंगे। कितना दूर है ये पॉइंट? x डिस्टेंस पर अगर मैं मानता हूं, ये डिस्टेंस मान लो मैंने x मानी है, अगर ये 1 मीटर दूर होता तो फेज में अंतर होता k का, 2 पाई बाई लैम्डा का। कितना दूर है ये? x दूरी पर। तो 1 मीटर में k का अंतर आता है, तो x मीटर में कितना आएगा? kx। और अब हम कह सकते हैं कि अगर मुझे यहां की इक्वेशन लिखनी है तो वो आ जाएगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये तो यही वाली इक्वेशन लिखी। हां, यही तो ऑसिलेशन यहां है, लेकिन फेज का डिफरेंस है। लेग कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं? लेग कर रहे हैं, तो मुझे यहां एक माइनस साइन लेना पड़ेगा। कितने से लेग कर रहा है? 1 मीटर दूर होता तो k से लेग करता। कितना दूर है ये? x मीटर। कितना लेग करेगा? kx। और हम कह सकते हैं ये यहां की इक्वेशन हमें मिल गई, और इस तरह से ये हमने वेव इक्वेशन लिख ली। हमने एम्पलीट्यूड इसलिए वही रखा क्योंकि हमने प्लेन वेव मानी है। हमने ये माना है कि एनर्जी स्प्रेड नहीं हो रही है, बिल्कुल पैरेलल लाइट है हमारी और एक एक्स डायरेक्शन में ही चल रही है, प्लेन वेव फ्रंट है, एम्पलीट्यूड में हमने चेंज नहीं किया है। तो इस तरह से ये हम इक्वेशन लिख पा रहे हैं। पर ये इक्वेशन तब है जब यहां के ऑसिलेशन की इक्वेशन ये है, इसका इनिशियल फेज 0 है। अब अगर हम इसको ऐसा देखें, ये हमारी इक्वेशन, प्लेन वेव इक्वेशन। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहां किस चीज का डिस्प्लेसमेंट है? ऑसिलेशन हो रहे हैं तो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। लाइट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन हो जाएंगे। y हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एट टाइम t, और ऐसे ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा वही 2 पाई n फ्रीक्वेंसी, 2 पाई बाई t टाइम पीरियड।
के प्रोपोगेशन कांस्टेंट, टेक्निकली भी हमने समझ ही लिया कि ये हमें बताएगा कि 1 मीटर दूर पे कितना फेज डिफरेंस आ जाता है। और ये जो पूरी टर्म है, ये हमारा फेज एंगल कहलाती है टी टाइम पर। और ये इक्वेशन तब लिखी गई है जब हमने ये माना है कि ये इनिशियल फेज इसका 0 है। लेकिन अगर मैं ये कहता कि नहीं, इसका इनिशियल फेज 0 नहीं है, मैं यहां ओमेगा टी प्लस, अगर यहां की इक्वेशन को मैं लिख देता y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर मैं ये लिखता तो फिर मुझे इस इक्वेशन में भी यहां पर भी एक ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह मुझे लिखना पड़ता ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिखना पड़ता, ओमेगा टी माइनस के एक्स को बदलना पड़ता और ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव लिखना पड़ता। ये मुझे तब करना पड़ता जब मैं ये कहता कि इसने अपने ऑसिलेशन की शुरुआत मीन पोजीशन से नहीं की है, कहीं और से जब शुरुआत होती है तो उस बात को इक्वेशन में इंक्लूड करने के लिए ये फाई हम लिखते हैं, जो कहलाता है इनिशियल फेज। और इस तरह से एक मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाया कि हमारी वेव इक्वेशन क्या होती है। तो वेव इक्वेशन, प्लेन वेव इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव भी लिख सकते हैं, जो इनिशियल फेज को बताएगा। और ये एक ऐसी वेव है जो हमारी प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब हम इसमें जब सुपरपोजिशन की बात करते हैं तो देखिए, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन एट ए पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस x एट टाइम t विल बी, ये इक्वेशन आ गई। देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये किसके ऑसिलेशन की इक्वेशन है? ये वेव इक्वेशन। ये क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जो x डिस्टेंस पर है मेन पोजीशन से, सॉरी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से x डिस्टेंस पर है, उसका फेज कितना है, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे जानना है तो कितना दूर है, फिर ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये लिख करके मैं बता सकता हूं कि वो टी टाइम पर अपने मीन पोजीशन से कहां होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यानी वेव इक्वेशन हमें स्पेस में पड़ने वाले सभी पॉइंट्स के बारे में ये बता सकती है कि टी टाइम पर उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो अपनी मीन पोजीशन से कहां होंगे, वही तो y है। तो ये चीज हम यहां से कर, वी कैन रिप्रेजेंट ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ, अब ये जो इक्वेशन है बेसिकली, इसमें ये जो हमारा y है, ये a है, इसको हम एक वेक्टर से लिख सकते हैं, ऑसिलेशन को हम एक वेक्टर से लिख सकते हैं, फेजर कहते हैं उसको। और उस वेक्टर की जो लंबाई लेते हैं वो एम्पलीट्यूड के बराबर लेते हैं, और वो वेक्टर फिक्स नहीं होता, वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता है। तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसकी लंबाई हमें लेनी होती है उसके एम्पलीट्यूड के बराबर। अब इस बात का हम यूज करेंगे टू एक्सप्लेन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो मैंने अभी आपको समझाया कि एक वेव इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में कौन सी चीज क्या होती है। देखिए, हमने वेव को समझा, वेव में एक बात हमारे समझ में आ गई कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एक वेव की इक्वेशन है, ए इसका एम्पलीट्यूड है, वेव से एनर्जी चली है तो जो इंटेंसिटी बनेगी वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो इंटेंसिटी होती है विल बी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब हम समझते हैं कि सुपरपोजिशन को कैसे देखा जाए। देखिए, सुपरपोजिशन जो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अगर हम बात करें तो सुपरपोजिशन, वेव्स का सुपरपोजिशन क्या होना चाहिए भाई? वहां पे दो वेव पहुंचना चाहिए किसी जगह पर और वो मिले, और हम ये सोचें कि वहां अब हमें क्या ऑसिलेशन मिलेंगे, जो लाइट वहां पहुंची है उससे हमें कितनी इंटेंसिटी मिलेगी। जैसे यहां डायग्राम में आप देखिए, ये एक सोर्स है, मान लो S1 सोर्स है, और यहां इसके ऑसिलेशन की इक्वेशन हमने ये लिखी, φ1 इसका इनिशियल फेज है, ω1 फ्रीक्वेंसी की लाइट दे रहा है, यहां इसका एम्पलीट्यूड A1 है। अब ये एनर्जी यहां से चलकर इस पॉइंट पर पहुंच रही है,
कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच रही है? x1। क्या ये प्लेन वेव है? हाँ, साफ है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो प्लेन वेव है। यहां जो ऑसिलेशन होंगे इस लाइट की वजह से, वो यहां एक इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगी। अगर मैं उस इंटेंसिटी को I1 कहूं तो वो जो I1 होगा वो प्रोपोर्शनल होगा A1 स्क्वायर के। आप कहेंगे ये कहां से आ गया, ये क्यों लिखा? तो देखिए, ये यहां के ऑसिलेशन है और इस एनर्जी को यहां पहुंचने में डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है x1। तो भाई टाइम तो लगा होगा ना, फेज में तो डिफरेंस आया होगा ना। 1 मीटर में कितना आता है? हमने सीखा था लैम्डा का अंतर आता है। तो x1 में कितने का अंतर आएगा? x1 डिस्टेंस 1 मीटर में आता है 2 पाई बाई लैम्डा का, k कहते हैं उसको। 1 मीटर में आता है 2 पाई बाई लैम्डा का, k कहते हैं। तो x1 मीटर में कितना आएगा? तो k1 x1। बोल सर आपने k तो नहीं लिया। अरे भाई ω1 फ्रीक्वेंसी लिखी तो वेवलेंथ को λ1 लेना पड़ेगा। तो यहां हमारे पास एक तरह से k1 हो गया 2 पाई बाई λ1। इतना फेज डिफरेंस आता है 1 मीटर में। x1 में कितना आएगा? k1 x1। आगे होगा या पीछे होगा? लेग करेगा या लीड करेगा? लेग करेगा, तो माइनस आ गई। तो यहां की ω1t लिखी हमने, φ1 को φ1 जैसा लिखा, केवल एक एक्स्ट्रा हमने लिखा जो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पहुंचने के जो ऑसिलेशन होंगे, जब ये एनर्जी वहां पहुंचेगी और वहां जो ऑसिलेशन होंगे वो फेज डिफरेंस रखेंगे। ऐसे ही यहां S2 सोर्स से भी एनर्जी यहां पहुंच रही है। यहां के ऑसिलेशन की इक्वेशन हमने लिखी, एम्पलीट्यूड देखी हमने अलग लिया। हो ही सकता है दूसरे सोर्स का एम्पलीट्यूड अलग हो, फ्रीक्वेंसी अलग हो, तो लैम्डा भी अलग होगा ही। उसकी एनर्जी भी यहां पहुंच रही है। यहां पर फ्रीक्वेंसी ω2 आ रही है इसकी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है ये एनर्जी? x2। कितना फेज में डिफरेंस होगा? 1 मीटर में कितना होता है? k2। 1 मीटर में होता है k2। k2 कितना लिखूं? 2 पाई बाई λ2, क्योंकि मैंने दूसरी लाइट की वेवलेंथ λ2 ली है। 2 पाई बाई λ 1 मीटर में फिर डिफरेंस आता है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके ही आई? x2। कितना लेग करेगी? k2 x2। तो यहां पर ये आ गया k2 x2। आप समझ सकते हैं माइनस साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि फेज में लेग कर रहा है। अगर केवल यही वेव यहां पहुंचती तो क्या इंटेंसिटी होती? बिल्कुल होती। कितनी होती? I2 प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर यानी A2 स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि जो I2 होगा वो प्रोपोर्शनल होगा A2 स्क्वायर के। अब एक ही टाइम पर, T टाइम पर दोनों पहुंच रही है। केवल S1 से एनर्जी पहुंचती तो वहां इंटेंसिटी मुझे I1 मिलती। केवल S2 से एनर्जी वहां पहुंचती तो मुझे इंटेंसिटी वहां I2 मिलती। दोनों पहुंच रही है तो इंटेंसिटी क्या मिलेगी? एक बार तो दिमाग में आएगा सर I1 प्लस I2 कर दो, क्योंकि एनर्जी ही तो है इंटेंसिटी। तो जो लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं वो तुरंत कह देते हैं कि इंटेंसिटी I1 प्लस I2, पर क्योंकि वेव बिहेवियर है इसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंजर्वेशन तो रहता है लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और खास कंडीशन में ऐसा हो सकता है, वो कंडीशन ही हम समझना चाह रहे हैं कि यहां इंटेंसिटी I1 प्लस I2 भी मिल सकती है, उससे ज्यादा भी मिल सकती है और उससे कम भी मिल सकती है। उससे ज्यादा मिल सकती है और ज्यादा बनी भी रह सकती है। हां, ऐसा हो सकता है। कम मिलती है और कम रहती भी है, बनी भी रहती है, ऐसा भी हो सकता है। हां, हो सकता है, पर होगा स्पेशल कंडीशन में। उसी पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो ये इंटेंसिटी में I0 मान लूं, इधर I0 मान लूं, तो हम यहां उम्मीद नहीं करेंगे, सिंपल तो 2I0 सोचेंगे। लेकिन
अंडर स्पेशल कंडीशन वी विल फाइंड कि यहां डार्कनेस हो जाती है। बोले 2 लाइट पहुंचेगी वहां डार्कनेस होगी और डार्कनेस बनी भी रहेगी, ऐसा कर लेंगे अपन? हाँ कर लेंगे। यही तो इंटरफेरेंस दिखाना चाह रहे हैं। और ये तभी समझा पाएंगे जब हम रिडिस्ट्रीब्यूशन समझा पाएं और लाइट को वेव मान के करें, तभी इवेंट हम समझा पाएंगे। यही इवेंट हमारी इंटरफेरेंस के नाम से जानी जाती है। उसी की कंडीशन को हम समझना चाह रहे हैं। पर अभी तो जो बात हमारी हुई है उसके अकॉर्डिंग तो बस यही हुआ है कि एक लाइट पहुंची है, उसके कारण इंटेंसिटी I1 है, दूसरे के कारण इंटेंसिटी I2 है। तो अब आगे कैसे बढ़े? तो हमारी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहती है कि अब आपको यहां पहले रिजल्टेंट ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड निकालना चाहिए। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? A1। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? A2। इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें? तो मैंने आपको कहा था कि देखिए हम इनको वेक्टर से लिख सकते हैं, दोनों को, SHM को, और एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम कर लें। अगर वेक्टर सम की बात करेंगे तो फिर एक दिमाग में बात आएगी कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना लें, वेक्टर की लेंथ कितनी लें। तो एक वेक्टर तो हम लेंगे A1 लेंथ का, पहले के एम्पलीट्यूड के बराबर, और दूसरे को हम लेंगे A2 लेंथ का, दूसरे के एम्पलीट्यूड के बराबर, और उनका सम करेंगे। जैसे मैं वेक्टर सम की बात करूंगा आप मुझे पूछेंगे सर इनके बीच एंगल कितना लेना है, क्योंकि वेक्टर का सम उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा। तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि इन दोनों में फेज का डिफरेंस कितना है। तो इसका t टाइम पर ये टोटल फेज इसका इतना है, इसका टोटल फेज इतना है। तो अब हमें क्या करना है? इनका फेज डिफरेंस निकालें, वो पहले अपन करें। तो अगर हम आगे बढ़े, देखिए ऐसे मान लीजिए हमने पहली वेव को लिखा, उसका फेज लिखा, टोटल फेज टी टाइम पर जब सुपरपोजिशन वाली जगह पर। दूसरे का भी हमने लिख के दोनों में डिफरेंस लेना है। तो दूसरे का आएगा, पहले दूसरे का लिख देता हूं, ओमेगा 2t माइनस K2 X2 प्लस phi2। ये दूसरे का फेज है, देखिए ये दूसरे का फेज है। फिर माइनस ओमेगा 1t माइनस K1 X1 प्लस phi1। दूसरे का फेज माइनस पहले का फेज, ये आ गया डेल्टा फाई। ये दोनों में फेज डिफरेंस आ गया। हम लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस K1 X1 माइनस K2 X2 प्लस phi2 माइनस phi1। ये हमारा फेज डिफरेंस आ गया। अब ये जब फेज डिफरेंस आ गया, अब हम कहेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ। तो हमें करना क्या होगा? दोनों के एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम करना होगा। एक हमारा कितना है? A1, दूसरा A2, दोनों के बीच एंगल डेल्टा फाई। यहां हम पैरेललोग्राम बना लिए और ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। तो रिजल्टेंट कैसे निकालें? वेक्टर सम करते हैं। कैसे करते हैं? दो वेक्टर का सम याद होगा आपको, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा एंगल है तो यहां थीटा नहीं है, यहां डेल्टा फाई लेना है। तो मैं यहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को अगर लिखूंगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर में लिख देता हूं A²। एक्चुअली में स्क्वायर की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि इंटेंसिटी पे हमारा इंटरेस्ट रहता है। तो वहां हम कर सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी? तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पे अगर हम जाएंगे, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से इंटेंसिटी आती है, ये आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2
कॉस डेल्टा वाई। ये हमारी इंटेंसिटी आ गई। एक्चुअल में ये पहले सोर्स की इंटेंसिटी है, ये दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी है, और ये जो थर्ड टर्म है हमारी, ये हमारी सुपरपोजिशन से आई। पर एक बात तो है यार, इसमें तो कॉस डेल्टा फाई है, और कॉस डेल्टा फाई जो है, अगर डेल्टा फाई टाइम के साथ बदलता है, बोले डेल्टा फाई टाइम के साथ क्यों बदलेगा? डेल्टा फाई की इक्वेशन देखो, उसमें तो टाइम आ रहा है, टाइम तो बदलेगा, और टाइम बदलेगा तो फेज डिफरेंस तो टाइम के साथ बदलेगा। अब फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदलेगा तो कॉस की वैल्यू भी टाइम के साथ बदलेगी। आप जानते हैं जो कॉस वैल्यू होती है हमारी, देखिए कॉस वैल्यू पे देखते हैं। कॉस वैल्यू यहां पर अगर हम सोचे तो कॉस 0 पर वो 1 होता है, π/2 पे 0 हो जाता है, पाई पर -1 भी हो जाता है। तो कॉस फंक्शन तो +1 से लेकर और -1 के बीच में वेरी करता है, कभी वो प्लस भी होता है, कभी वो माइनस भी होता है। अगर हम इस चीज को देखें तो उस हिसाब से तो हमारा ये जो कॉस फंक्शन है, कभी प्लस कंट्रीब्यूट करेगा टाइम के साथ बदलेगा तो, और कभी माइनस कंट्रीब्यूट करेगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें ये जो इस तरह के जो फंक्शन है जो आधे टाइम तक पॉजिटिव और आधे टाइम तक नेगेटिव रहते हैं, तो उनकी एवरेज वैल्यू को अगर हम लिखें तो वो 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अपनी टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये टर्म हमारी जो है 0 कंट्रीब्यूट करेगी, ऑन एन एवरेज 0 कंट्रीब्यूट करेगी, और हमें इंटेंसिटी मिलेगी I = I1 + I2। अगर ऐसा हुआ कि डेल्टा फाई हमारा कंटिन्यूसली चेंज हुआ, तो हमें डेफिनेटली दो सोर्स से इंटेंसिटी जो मिलती है वो I1 + I2 मिलती है। यही उसकी एवरेज इंटेंसिटी कह सकते हैं, ये एवरेज वैल्यू मिलती है। और हम इसको एक्सपीरियंस भी करते हैं। अगर हम एक कमरे में एक बल्ब जलाएं, दीवार पे रोशनी देखें, दूसरा बल्ब भी जला दें, तो हम देखते हैं कि वहां की जो ब्राइटनेस है, जो इंटेंसिटी है ऑफ लाइट है, वहां पर वो डबल हो जाती है। दो बल्ब एक जैसे जला दिए तो I1 + I2 के बराबर हो जाती है। और यही होता है, उसका रीजन यही है कि जो डेल्टा फाई है ये लगातार चेंज होता रहता है, और ये तो होगा क्योंकि यहां देखो इसमें टाइम आ रहा है। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि अगर ये दो ऑर्डिनरी सोर्स हैं और उनमें कोई खासियत नहीं है, तो ऑर्डिनरीली ये होगा कि एक की वजह से अगर कहीं पर इंटेंसिटी हमें मिल रही है I1 और दूसरे की वजह से इंटेंसिटी मिल रही है I2, तो पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन पर हमें इंटेंसिटी ऑन एन एवरेज मिलती है I1 + I2। लेकिन देखिए अगर हमारे पास ये जो डेल्टा फाई है, ये जो देखिए यहां पे इसको फेर अपन ने कर लिया है, ये A1 और A2 हमारे दोनों वेव के एम्पलीट्यूड हैं। ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लिख सकते हैं, ये A है, और A² की हमने इक्वेशन लिख ली। ये इंटेंसिटी के लिए हमने इक्वेशन लिख ली, इसके स्क्वायर A1² I1 हो गया, A2² I2 हो गया। A² हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, ये हमारी सुपरपोजिशन वाली टर्म है, और ये कॉस डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई क्या चीज है? हमारा दोनों वेव में फेज डिफरेंस है। और कॉस फंक्शन की एवरेज वैल्यू क्या है? कॉस फंक्शन की एवरेज वैल्यू होती है 0, क्योंकि वो प्लस भी होता है और वो माइनस भी होता है। तो कभी ब्राइटनेस बढ़ेगी, कम होगी, बढ़ेगी, कम होगी। हमारे दिमाग में एक बात आती है, सर अपने को ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं होता जब हम दो बल्ब जलाते हैं तो दीवार पे कभी ऐसे इंटेंसिटी बढ़ती हो या कम होती हो? उसका कारण ये है कि जो हमारी इक्वेशन है, जो फेज डिफरेंस की जो इक्वेशन है, उसमें हम ये देखते हैं कि वैल्यू जो जाती है फेज डिफरेंस की जो वैल्यू ओमेगा, ये ओमेगा जो क्वांटिटी है अपनी, ओमेगा लाइट की आप जानते हैं 10⁻14 हर्ट्ज में होती है, बहुत तेजी से बदलती है। और हमारी आई जो है, जो उसमें रेटिना है जो है, उससे हम सेंस करते हैं इंटेंसिटी वगैरह। और उसमें परसिस्टेंस की एक बात है, एक बार इमेज बन जाती है तो उसको वॉश होने में टाइम लगता है। तो जो रैपिड वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी होता है ना, उसको हम रीड नहीं कर पाते, हम उसको सेंस नहीं कर पाते। तो हम तो I1 + I2 ही देख पाते हैं। तो बहुत तेजी से अगर जो वेरिएशन हो रहे होते हैं तो हम उनको सेंस नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंटेंसिटी हमें बढ़ी हुई मिल जाए या परमानेंटली कम मिल जाए? ऐसा हो सकता है क्या? तो इसका सीधा जवाब है कि ऐसा हो तो सकता है, पर उसके लिए हमें जो बात है कि ये हमारी इक्वेशन जो है सस्टेन, अगर ये जो इक्वेशन हमने लिखी हुई है कि डेल्टा फाई के लिए, डेल्टा फाई में अगर ये जो टाइम हमारे पास में है, अगर इस इक्वेशन से डेल्टा फाई हट जाए
डेल्टा फाई से टाइम हट जाए, यानी डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदलना बंद हो जाए। अगर हम ऐसी कोई व्यवस्था कर दें, देखिए हमने यहां पे देखा था कि जो ये डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई ये टाइम के साथ बदल रहा था, ये हमारी तकलीफ थी। अब हम इस तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। क्या डेल्टा फाई अगर कांस्टेंट रह जाए तो फिर तो इंटेंसिटी जितनी भी है वो फिक्स रह जाएगी। डेल्टा फाई कांस्टेंट रहे तब ऐसा होगा। अब वो कैसे कांस्टेंट रखना है वो हम आगे सोच सकते हैं, पर डेल्टा फाई की किस वैल्यू पर क्या हमें मिलेगा, हम एक बार ये भी बात कर लें। इंटेंसिटी कितनी मिलेगी ये भी बात कर लें। फिर डेल्टा फाई को कांस्टेंट कैसे रखना है हम उस पर भी बात कर सकते हैं। तो यहां पर एक बात तो क्लियर है कि जनरल वे में अगर मेरा डेल्टा फाई लगातार बदलता रहा तो हमारी जो इंटेंसिटी है वो वेरिएबल रहेगी, और डेल्टा फाई अगर कांस्टेंट रहा तो इंटेंसिटी इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगी। पर अभी तो हमें एक बार तो ऐसा लग रहा है कि डेल्टा फाई में, क्योंकि इक्वेशन में क्या है, टाइम है, डेल्टा फाई की इक्वेशन में हमारे पास जो है टाइम है, तो अभी तो ये लग रहा है कि ये बदलेगा। हम अभी आगे कोशिश करते हैं कि इसको डेल्टा फाई को बदलने से रोकें। पर अगर एक बार हमने मान लिया कि कांस्टेंट है तो फिर हमारा इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होगी, डेल्टा फाई की पर्टिकुलर वैल्यू पर कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, कब एवरेज से ज्यादा मिलेगी, कब एवरेज से कम मिलेगी, हम ये बात भी कर सकते हैं। तो यहां अगर हम सोचें कि देखिए डेल्टा फाई से इंटेंसिटी को लिंक हमने किया हुआ है, ये एम्पलीट्यूड की इक्वेशन हमारे पास है। फिर याद दिला दूं, दो वेक्टर का सम किया, पहले की वजह से एम्पलीट्यूड A1, दूसरे की वजह से एम्पलीट्यूड A2, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस इक्वेशन से। अगर हम ये सोचें कि मैक्सिमम कब होगी तो आप तुरंत कह देंगे सर ये मैक्सिमम तब होगी जब cos फाई हमारा मैक्सिमम होगा। भाई cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। कब होती है, 0 पर होती है, 2 पाई पर होती है, 4 पाई पर होती है। यानी डेल्टा फाई 0, 2 पाई, 4 पाई। अरे यार वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल ही तो था ये 0 एंगल। 2 पाई में भी तो दोनों एक ही तरफ होते हैं। 4 पाई यानी दोनों एक तरफ होना है। यानी जब मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इन दो का सम मैक्सिमम कब होगा? भाई कोई वैसे ही पूछे, वेक्टर है, सम मैक्सिमम कब होता है? तो आपका तुरंत जवाब आ जाएगा सर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अरे दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इसका दोनों फेज डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जब फेज डिफरेंस 0 होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, तब हमारी इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि उस समय एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हमें मिलती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो मिलेगी, आई मैक्सिमम, देखिए फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी डेल्टा फाई कितना होना चाहिए? फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी डेल्टा फाई होना चाहिए या तो 0, 2 पाई, 4 पाई। यानी हमारा cos फाई की वैल्यू जब 1 होती है तब हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल सकती है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आएगी, एम्पलीट्यूड तो हो जाएगा A1 + A2, बिल्कुल सिंपल है। दो वेक्टर एक तरफ होने का मतलब वेक्टर सम कितना, A1 + A2। और इंटेंसिटी का यहां आप देखिए cos डेल्टा फाई की हमारी जो इक्वेशन थी, आई की जो हमारी इक्वेशन है, आई की इक्वेशन में हमारे पास में ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा cos की वैल्यू। तो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी I1 + I2 + 2 √I1 I2। और मिनिमम पे जब हम जाएंगे तब ये cos फाई हमें -1 देगा, तो यहां माइनस आ जाएगा। और वो कब आएगा? जब cos वैल्यू -1 होगी। cos वैल्यू -1 कब होती है? पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर। एम्पलीट्यूड, अब पाई का मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। हम जानते भी हैं जब दो वेक्टर होते हैं और एक डायरेक्शन में होते हैं तो एम्पलीट्यूड या उनका सम मैक्सिमम हो जाता है, और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो मिनिमम आ जाता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। 0, 2 पाई, 4 पाई, इन पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। जब वेक्टर अपोजिट होंगे, पाई का डिफरेंस होगा या 3 पाई का डिफरेंस होगा, तब अपोजिट होते हैं वेक्टर। 5 पाई पे अपोजिट होते हैं तो एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा तो इंटेंसिटी भी मिनिमम हो जाएगी। तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए डेल्टा फाई हमारा पाई, 3 पाई, 5 पाई चाहिए। यानी cos फाई की वैल्यू -1 जब होगी, इस फैक्टर की वैल्यू जब -1 होगी, तो ये इंटेंसिटी भी हमारी मिनिमम हो जाएगी उस समय। और I1 + I2 - 2 √I1 I2 वो हमारी मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो अगर हम इसको यहां समराइज करें, देखिए
आई मैक्सिमम कब मिलेगा? जो कॉस फंक्शन कैसा होगा? 1 होगा, +1 होगा। कॉस फंक्शन 1 होने के मतलब डेल्टा फाई कितना होगा? 0, 4 पाई, 2 पाई, इन पे कॉस फंक्शन हमारा 1 होता है। और ऐसे में कॉस यहां क्योंकि एक्चुअल में था, यहां पर होता है कॉस डेल्टा फाई, और ये हो रहा है हमारा 1, और ये मैक्सिमा आ गया, आई मैक्सिमा। मिनिमा के लिए ये कॉस फंक्शन कितना होना चाहिए? -1। और -1 कब होता है? जब डेल्टा फाई की वैल्यू पाई होती है। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, 3 पाई में भी अपोजिट होंगे, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल जब पाई, 3 पाई, 5 पाई होगा, तब हमारा एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा। देखिए A1 -A2 आ रहा है, A1 -A2 अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेक्टर, तो मिनिमम रिजल्ट आएगा, और तब इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी। और इंटेंसिटी की जो इक्वेशन है उसमें यहां पर कॉस फाई की वैल्यू, एक्चुअल में ये जो कॉस फाई की वैल्यू यहां आती है, ये वैल्यू हो रही है -1, और यहां पर ये वैल्यू हो रही है +1, और इसलिए मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी रह गई है इतना, और मिनिमम इंटेंसिटी है ये इतनी वैल्यू है। तो हमारे पैटर्न में जहां पर डेल्टा फाई हमारा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 0, ये यानी जब दोनों वेक्टर सेम है वह मैक्सिमा होगा, और अगर अपोजिट है तो वह मिनिमा होगा, और कोई और एंगल है तो उसके अकॉर्डिंगली वहां इंटेंसिटी का वेरिएशन हमें मिलेगा। तो हमें बात ये रही, यहां से डिस्कशन से हमें ये मालूम पड़ी कि हमारा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी कि हमारा कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू क्या है, और कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू अगर हम कांस्टेंट रख पाए तो इंटेंसिटी भी हमारी कांस्टेंट रह जाएगी। कॉस डेल्टा फाई अगर लगातार बदलता रहा तो जब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू +1 होगी उस इंस्टेंट पर हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। जब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू -1 होगी तब इंटेंसिटी मिनिमम होगी। और कॉस डेल्टा फाई अगर रैपिडली चेंज होता रहा तो इससे जो थर्ड टर्म है हमारी सुपरपोजिशन टर्म है उसका कोई कंट्रीब्यूशन हमें नहीं मिलेगा, और एज ए रिजल्ट हमें एवरेज इंटेंसिटी मिलेगी। तो हमारी एवरेज इंटेंसिटी भी मिल सकती है, मोर देन भी मिल सकती है, लेस देन भी मिल सकती है, जैसी इंटेंसिटी है वैसी बनी रह सकती है, लेकिन शर्त है इस डेल्टा फाई को कांस्टेंट रखें। जबकि हमें ऐसा नहीं लगता कि हम डेल्टा फाई अभी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था कि डेल्टा फाई जो हमने लिखा था ये डेल्टा फाई में हमारे टाइम है, तो इस इक्वेशन में क्योंकि टाइम आ रहा है तो इसका अंदर डेल्टा फाई तो टाइम के साथ बदलेगा। अब क्या तरकीब हम अपनाएं कि डेल्टा फाई कांस्टेंट रह जाए, इसको अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में हम जब बात करते हैं तो इंटेंसिटी की जनरल इक्वेशन ये है, डेल्टा फाई है, फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट रहेगा तो इंटेंसिटी कांस्टेंट रह जाएगी, तेजी से बदलेगा तो हमें इंटेंसिटी I1 + I2 मिलेगी, एवरेज मिलेगी। देखिए, अगर मैं इस इंटेंसिटी वेरिएशन को डेल्टा फाई से समझाऊं, अगर ये बहुत रैपिडली चेंज हुआ तो कॉस फंक्शन की एवरेज वैल्यू 0 होने की वजह से इस टर्म का कंट्रीब्यूशन 0 होगा और इंटेंसिटी मिलेगी I1 + I2, एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू का मैंने किया, ये एवरेज वैल्यू। पर ये एवरेज वैल्यू मिलती मुझे अगर डेल्टा फाई बहुत रैपिडली चेंज हो रहा होता। एक बात, डेल्टा फाई +1 होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। कब है भाई ये +1? तो हम जानते हैं +1 तब होगा जब कॉस फंक्शन +1 होगा। कॉस फंक्शन +1 कब होगा? 0 पर, 2 पाई पर, ये 0 पर, 2 पाई पर हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। क्या इंटेंसिटी मिनिमम हो सकती है? हाँ, हो सकती है ना। जब ये कॉस फंक्शन का कंट्रीब्यूशन -1 होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। कॉस फंक्शन की वैल्यू -1 कब होती है? पाई पर, 3 पाई पर, पाई पर, ये पाई पर, 3 पाई पर। तो देखिए, ये पाई पर, ये पाई, आप देखिए इंटेंसिटी मिनिमम है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है। अच्छा, ये वैल्यू आई वैल्यू क्या I1 + I2 से ज्यादा हो सकती है? हो तो सकती है। कब? जब इसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो। इसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव कब होगी? जब कॉस फंक्शन पॉजिटिव हो। कॉस फंक्शन पॉजिटिव कब होगा? यहां देखिए, ये कॉस फंक्शन पॉजिटिव है 0 से π/2 के बीच में, या फिर यहां भी ये पॉजिटिव है, यहां
3π/2 से 2π के बीच में, ये यहां भी पॉजिटिव है। तो जब कॉस फंक्शन पॉजिटिव है तो हमारी इंटेंसिटी एवरेज वैल्यू I1 + I2 से ज्यादा होगी। देखिए ये 0 से π/2 रीजन और इधर 3π/2 से 2π, ये रीजन, ये वो रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जहां हमारी इंटेंसिटी एवरेज से ज्यादा है। जहां इंटेंसिटी एवरेज से ज्यादा है तब हम कहते हैं सुपरपोजिशन कंस्ट्रक्टिव है। और अगर इंटेंसिटी एवरेज से कम है तो फिर सुपरपोजिशन डिस्ट्रक्टिव कहलाता है। भाई एवरेज से कम कब होगा? यहां इसमें I1 + I2 से कम कब होगा? जब ये टर्म नेगेटिव होगी। अब ये टर्म नेगेटिव कब होगी? जब कॉस फंक्शन नेगेटिव होगा। ये कॉस फंक्शन नेगेटिव होगा। कब है भाई? ये 0 से 3π/2 के बीच में, सॉरी π/2 से 3π/2 के बीच में हमारा कॉस फंक्शन नेगेटिव है। तो ये इस रीजन में, यहां पर हमारा ये कॉस फंक्शन नेगेटिव है, इस रीजन। तो इससे क्लियर है, इस रीजन में यहां पर हमारी इंटेंसिटी जो है, ये इंटेंसिटी बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज। और यहां पर ये अबव एवरेज है, अबव एवरेज है। इस रीजन में कौन सा रीजन है ये? कौन से एंगल का फेज डिफरेंस का है ये? π/2 से 3π/2 वाले रीजन में इंटेंसिटी एवरेज से कम है। जब इंटेंसिटी एवरेज से कम होगी, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। एवरेज से ज्यादा हो, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव का मैक्सिमा यहां पर है और यहां डिस्ट्रक्टिव का मिनिमा है। तो जो हमारी सुपरपोजिशन की हम बात करते हैं तो उसमें हम कहते भी हैं कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमा नहीं होता है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है मोर देन एवरेज। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है लेस देन एवरेज। मोर देन एवरेज तब मिलेगा जब हमारा cos फाई वाली टर्म का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगा, और वो होगा 0 से π/2 इस रीजन में, और फिर 3π/2 से 2π इस रीजन। और डिस्ट्रक्टिव जो होता है उसका मतलब है एवरेज से कम होना, और एवरेज से कम तब होगा जब हमारी कॉस टर्म नेगेटिव होगी, जो π/2 से लेकर और 3π/2 के बीच में हमारी कॉस टर्म नेगेटिव होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सुपरपोजिशन जो हो रहा है उसमें 3 केस बन सकते हैं। इंटेंसिटी एवरेज भी आ सकती है, इंटेंसिटी एवरेज से ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ जाती है। ज़्यादा आती है तो कंस्ट्रक्टिव है, कम आती है तो डिस्ट्रक्टिव है। इस तरह की सिचुएशन हम समझते हैं। पर अगर डेल्टा फाई लगातार बदलता रहा तो ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं, फिर तो हमें एवरेज इंटेंसिटी I1 + I2 मिलेगी। तो ये चीज हम यहां समझ सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी है, ये मिनिमम इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी इज मोर देन एवरेज। कब होती है भाई मोर देन एवरेज? जब कॉस कैसा फंक्शन हो? कॉस फंक्शन पॉजिटिव हो। कॉस फंक्शन पॉजिटिव हो, ये 0 से π/2 और 3π/2 से 2π। ये देखिए 0 से π/2 और 3π/2 से 2π। जब ये सिचुएशन बनेगी तो हमारी जो है मोर देन एवरेज आ जाएगी। यही तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। और इंटरफेरेंस का जो कंस्ट्रक्टिव का जो मैक्सिमा है वो तब होगा जब कॉस फंक्शन अपने आप में +1 हो जाएगा, तो मैक्सिमा आ जाएगा। +1 कब हो जाता है? 0, 2π, 4π पर। इफ इंटेंसिटी इज लेस देन 2 एवरेज, 2π/2 to 3π/2। देखिए π/2 से 3π/2 लेस देन एवरेज वैल्यू, ये एवरेज वैल्यू है, लेस देन एवरेज वैल्यू। कब है? जब कॉस फंक्शन नेगेटिव है। जब कॉस फंक्शन नेगेटिव, ये माइनस आकर के इंटेंसिटी को एवरेज से कम कर देगा। तो ये हमारा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बन जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में कंस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, एवरेज वैल्यू भी मिल सकती है। बट ये सब बातें जो आएंगी वो तब आएंगी जब हम डेल्टा फाई को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी तो बदलेगी। डेल्टा फाई हमारा जो था टाइम के हिसाब से अगर हम चले, डेल्टा फाई देखिए 2 में हमने डेल्टा फाई की इक्वेशन पे मैं आया हूं,
ओमेगा टी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, ये इक्वेशन हमारे पास है। तो इसमें तो टाइम आ रहा है, और टाइम आ रहा है तो डेल्टा फाई तो लगातार बदलेगा, और अगर ये लगातार बदलेगा तो डेल्टा फाई लगातार बदलेगा, तो फिर तो एवरेज ही मिलना है, हमें कोई ब्राइट और डार्क जैसा मिलने वाला नहीं है। जबकि बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, ब्राइट हो रहा है, डार्क हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, डार्क हो रहा है, पर हमें वो समझ में ही नहीं आएंगे, हम उसको आंखों से देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तेजी से वेरिएशन हो रहा है और हमारी रेटिना पे एक बार इमेज बनती है, वो परसिस्ट करती है, तो वो वॉश आउट ही नहीं होता है और हमें तो एवरेज फील होता है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ की जो भी इंटेंसिटी रहे वो चाहे एवरेज से ज़्यादा हो या एवरेज से कम हो, जैसी वो हो वैसी बनी रहे, और टाइम के साथ उसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए। कुछ पोजीशन ऐसी भी मिल सकती है जहाँ इंटेंसिटी एवरेज से ज़्यादा है और ज़्यादा बनी हुई है। कुछ पोजीशन ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर इंटेंसिटी एवरेज से कम है और कम बनी रहे। कम कब होंगी वो अपन समझ ही चुके हैं, ज़्यादा कब होगी हम सब वो समझ ही चुके हैं, पर जैसी है वो वैसी बनी रहे। हम ज़्यादा और कम की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि इंटेंसिटी जैसी है वैसी बनी रहे, तो हम कहेंगे कि हमने इंटरफेरेंस ले लिया। और ऐसा पैटर्न जिसमें जैसी इंटेंसिटी वेरिएशन है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, जैसा भी वो है, अगर वो टाइम के साथ नहीं बदलता है, तो हम कहेंगे कि हमारा इंटेंसिटी पैटर्न जो है सस्टेन कर रहा है, और वही कहलाता है सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। पर वो तब कहलाएगा या तब ऐसा हो पाएगा जब हमारा ये जो डेल्टा फाई टर्म है इसको हम कांस्टेंट कर दें, टाइम के साथ नहीं बदले। लेकिन समस्या ये है कि हमारी इक्वेशन डेल्टा फाई में टाइम है। अब टाइम को हटाने से रहे हम इक्वेशन में हैं, तो फिर क्या करें कि टाइम जो टर्म है हमारी ये हट जाए। तो फिर हमारा जो टाइम का कोफिशिएंट है, ये जो टाइम का कोफिशिएंट है वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि ओमेगा 2 को ओमेगा 1 के बराबर कर दूं, तो ये टर्म हट सकती है। और ओमेगा 1 अगर ओमेगा 2 के बराबर करूंगा तो K1 भी K2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी तो लैम्डा भी सेम हो जाएगा, और K होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो K भी सेम हो जाएगा, तो K1 और K2 को भी K लिख दिया। ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर ले लिया तो ये टर्म हट गई, ये टर्म में से K कॉमन आ गया, और ये फेज डिफरेंस, ये हमारा डेल्टा फाई आ गया। अब इसमें टाइम हट गया। अब लग रहा है कि शायद डेल्टा फाई टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। अगर ये डेल्टा फाई टाइम के साथ नहीं बदले, दो वेव जो सुपर इंपोज कर रही हैं उनमें जो फेज डिफरेंस है, अगर वो टाइम के साथ नहीं बदले, इसी को कहते हैं कोहेरेंसी। तो इसीलिए हम कहते भी हैं कि अगर हमें इंटरफेरेंस देखना है तो हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है जो वेव सुपर इंपोज हो रही हैं वो कोहेरेंट होना चाहिए। उन सुपरपोजिशन वाली जो वेव्स हैं उनमें जो फेज का जो डिफरेंस है दैट शुड नॉट वेरी विद टाइम, और इन अदर वर्ड्स दे मस्ट बी कोहेरेंट। अगर कोहेरेंसी नहीं है तो फिर ये रिजल्ट हमें नहीं मिलने वाले हैं। और कोहेरेंसी तब रह पाएगी, टाइम डिपेंडेंस हमें नहीं रखनी, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो जो इंटरफियर करने वाली वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अगर लाइट की बात, कलर की बात कर रहे हैं तो दोनों लाइट एक ही कलर की होना जरूरी है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी हमें सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अगर वो नहीं है तो हमें सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो डेल्टा फाई है वो टाइम के साथ अगर चेंज होता रहा, कोहेरेंसी अगर नहीं रही, तो फिर हमारा सस्टेन पैटर्न नहीं मिलेगा। हमारी बहुत मुख्य जरूरत है इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंसी चाहिए, यानी डेल्टा फाई टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। जो दो वेव सुपर इंपोज हो रही हैं उनमें जो फेज का डिफरेंस है वो टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो हमने टाइम हटाया, और टाइम हटा तब जब फ्रीक्वेंसी सेम रखी। अब ये जो हमारा डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई हमारे पास में आया k x1 माइनस x2 प्लस φ2 माइनस φ1। डेल्टा फाई हमारे को मिला, k कॉमन ले रहा हूं, k1 k2 को मैंने k लिया है और k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, और ये आ गया x1 माइनस x2 प्लस φ2 माइनस φ1। अब देखिए x1 x2 क्या थे? S1 एक सोर्स था, S2 दूसरा सोर्स था।
S1 ये रास्ता था, S2 ये वाला पाथ है, तो ये x1 माइनस x2 एक तरह से हमारा पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, के की वैल्यू लिख दी मैंने, के की वैल्यू इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस प्लस फाई 2 माइनस फाई 1। क्या इसमें कोई ऐसी चीज है जो टाइम का फंक्शन है? अगर कोई टाइम का फंक्शन है तब तो डेल्टा फाई चेंज होगा, और डेल्टा फाई चेंज हुआ तो सस्टेन पैटर्न नहीं मिलने जा रहा है। बोले सर कहां, इसमें कोई टाइम तो है नहीं, ये रास्ता और ये रास्ता कोई बदल तो रहा नहीं, ये तो फिक्स है। लाइट का लैम्डा भी ठीक है। फाई 2 और फाई 1 क्या थे? फाई 1 इनिशियल फेज था, किसका? पहले सोर्स का, और फाई 2 दूसरे सोर्स का इनिशियल फेज था। तो ये इनिशियल फेज का डिफरेंस है, क्या कांस्टेंट रहेगा? एक बार तो हमें लगता है यार इनिशियल फेज तो कांस्टेंट ही रहता होगा, ऐसा नहीं होता। लाइट जो आती है किसी भी सोर्स से वो कंटिन्यूसली नहीं आती, वो पल्स फॉर्म में आती है, और लाइट की जो पल्सेस आती हैं ये पल्स आती है, फिर ऐसे पल्सेस चलती है। ये लेंथ कोहेरेंट लेंथ कहलाती है, जितनी डिस्टेंस की पल्स होती है ये कोहेरेंट लेंथ कहलाती है। तो इनिशियल फेज में लगातार चेंज होते रहते हैं। एक कंटिन्यूस अगर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की अगर वेव होती तब तो दिक्कत नहीं थी, पर लाइट में ऐसा होता नहीं है। लाइट पल्स फॉर्म में आती है, उसका इनिशियल फेज लगातार चेंज होता है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब फाई 1 इसका इनिशियल फेज लगातार चेंज हो रहा है। हाँ यार, क्या दूसरे का भी इनिशियल फेज लगातार चेंज हो रहा है? बोले हाँ, जब फाई 1 भी मर्जी से चेंज हो रहा है, फाई 2 भी मर्जी से चेंज हो रहा है, पल्स निकल रही है, फाई 1 फाई 2 इनिशियल फेज लगातार चेंज होते जा रहे हैं, रैंडमली चेंज होते जा रहे हैं। तो यार फिर कैसे उम्मीद करें कि दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा? और जब दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो मेरा डेल्टा फाई कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, फिर डिफरेंस कांस्टेंट रह ही नहीं सकता, और इसका मतलब यह हुआ कि मुझे तो कोहेरेंसी मिल ही नहीं सकती। और यही कारण है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स से हमें कोहेरेंसी नहीं मिल पाती। और होता यह है, अगर हम एक सोर्स से दो सोर्स बना लें, ये बात तो सही है कि अगर एक सोर्स से भी लाइट लेंगे तो उसकी इनिशियल फेज लगातार चेंज होगा, पर अगर हम एक से दो बनाएंगे तो उसमें यह होगा कि अगर एक में कोई चेंजेस आएंगे तो सिमिलर चेंजेस विल बी देयर इन द सेकंड आल्सो, एंड देयर डिफरेंस मे बी केप्ड कांस्टेंट। और इसीलिए हमें जब इंटरफेरेंस हम पढ़ते हैं, चाहे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम करें, वहां पर हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड से एक सोर्स से दो सोर्स बनाते हैं। चाहे हम थिन फिल्म में बात करें, वहां एम्पलीट्यूड डिवीजन से एक सोर्स से दो सोर्स बनाते हैं। तो हम जो भी काम करते हैं इंटरफेरेंस में, वहां हमें दो कोहेरेंट सोर्स लेने होते हैं, और वो दो कोहेरेंट सोर्स नॉर्मली हम एक से दो बना करके लेते हैं, क्योंकि हमारा जो इनिशियल फेज है वो प्रॉब्लम करता है। और अगर हम एक से दो बना लेते हैं तो इनिशियल फेज में जो डिफरेंस है उसको कांस्टेंट रखा जा सकता है, और इस तरह से डेल्टा फाई हम कांस्टेंट ले पाते हैं, कोहेरेंसी हम अटेन कर पाते हैं। और अगर हमने कोहेरेंसी हमें मिल गई तो फिर हमारा जो है, जो भी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट विल नॉट चेंज विद द टाइम, दैट विल रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम, इंटेंसिटी पैटर्न विल रिमेन सेम फॉर विद द टाइम, एंड वी विल से ओके वी हैव ऑब्टेन्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहां से हमें ये एक बात रही कि भाई देखो, हमें अगर इंटरफेरेंस लेना है, इंटरफेरेंस देखना है कोई एक्सपेरिमेंट में, तो हमें दो सोर्स लेने तो हैं, दो वेव लेनी तो है, पर एक से दो बनाओ। दूसरी बात यह है कि हमें वो दोनों जो लाइट है एक ही फ्रीक्वेंसी की चाहिए, सेम डायरेक्शन में चले, एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट हो, उनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट रह पाता हो। अगर मैं ये कर पाऊं, या बहुत सिंपल शब्दों में, अगर उनमें कोहेरेंसी हो, कोहेरेंसी बिना सेम फ्रीक्वेंसी की आएगी नहीं। तो कुल मिलाकर अगर एक लाइन में बात ही खत्म करनी हो तो कहते यार दो वेव्स का सुपरपोजिशन करा दो ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और अगर उनमें जो फेज डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट रहा तो मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न सस्टेन्ड मिल जाएगा। देखिए इस डेल्टा फाई की इक्वेशन में कहीं एम्पलीट्यूड नहीं, इसका मतलब एम्पलीट्यूड
कम ज़्यादा भी हुए ना तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि साहब दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल ही रहना चाहिए, A1 और A2 बराबर हो, ऐसा नहीं है। हमने तो ये कहा कि जो दो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं उनमें जो फेज का जो डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो, उनमें कोहेरेंसी रहे, तो हमें सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न मिल सकता है। हमारी इंटेंसिटी एवरेज से ज़्यादा हो सकती है, हमारी इंटेंसिटी एवरेज से कम होती है। दिमाग में एक और बात आती है कि इंटेंसिटी एवरेज से ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ एनर्जी कैसे आ गई? जहाँ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है, एवरेज वैल्यू से ज़्यादा है, दो बल्ब से जितनी एनर्जी पहुँच रही है उससे भी ज़्यादा है, तो वहाँ एनर्जी कहाँ से आ गई? तो भाई एक बात ये भी तो सोचो, जहाँ कम हो गई वो एनर्जी कहाँ गई? एक्चुअल में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और जिन प्लेसेस पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है वहाँ एनर्जी पहुँच जाती है उन प्लेसेस से जहाँ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है, और एनर्जी जो है वो तो कंजर्व ही रहती है। एनर्जी का कोई खत्म नहीं हुई, ना डिस्ट्रॉय हुई है ना क्रिएट हुई है, केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और ये पैटर्न ऑब्जर्वेबल तब हो जाएगा, सस्टेन तब करेगा जब हम कोहेरेंसी रख पाएँ। उसके लिए हमें दोनों वेव सेम फ्रिक्वेंसी की लेनी है, 1 से 2 बनाएंगे, मेथड अलग अलग होते हैं। एम्पलीट्यूड डिवीजन से भी 2 हम ले सकते हैं, वेव फ्रंट डिवीजन से भी हम 2 ले सकते हैं और इंटरफेरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इंटरफेरेंस पैटर्न की विजिबिलिटी से क्या मतलब है? क्यों हम ऐसा कई बार सोचते हैं कि यार एम्पलीट्यूड इक्वल हो तो अच्छा रहता है, और एम्पलीट्यूड इक्वल हो तो क्या खासियत हो जाती है, एम्पलीट्यूड अनइक्वल हो तो क्या रह जाता है, विजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इस पर हम अब बात कर सकते हैं।